हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे। राइट। तो पॉलिटी के इस सीरीज में हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। पिछला लेक्चर में जहां से हम लोग स्टॉप किए थे आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषता, सॉरी मूल अधिकार की विशेषता। राइट ना। मूल अधिकार की विशेषता, ये मूल अधिकार की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, फीचर्स क्या है। तो देखिएगा, पहला, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक के लिए, कुछ मूल अधिकार नागरिक तथा विदेशी दोनों के लिए। भाग 3 में जो मूल अधिकार दिया गया ना, उसमें से कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, और कुछ ऐसे अधिकार है जो नागरिक के लिए तो उपलब्ध है ही है, साथ ही साथ वो विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। जैसे ये देखिए, वैसे मूल अधिकार जो केवल किसके लिए, नागरिक के लिए। याद रखिएगा, एग्जाम पूछता 15, 16, 19, 29, 30, ये वो मूल अधिकार है जो केवल और केवल नागरिकों के लिए। अब आगे देखिए, वैसे मूल अधिकार जो नागरिक तथा विदेशी दोनों के लिए। 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब कुछ समझ में आया होगा मूल अधिकार के बारे में कि अच्छा, कुछ मूल अधिकार केवल और केवल नागरिकों के लिए और कुछ मूल अधिकार नागरिक तथा विदेशी दोनों के लिए है। राइट। तो ये पहला विशेषता था। दूसरा समझिएगा, दूसरा क्या है ना कि जो मूल अधिकार है ना, न्यायोचित होते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर मूल अधिकार न्यायोचित होते, इसका अर्थ क्या है। मूल अधिकार न्यायोचित होते, इसका मतलब है कि जब कभी भी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो, सीधे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, जाके बोलो हुजूर मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। समझे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, आने तो सीधे कहां चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट। राइट ना। ये दूसरा विशेषता। तीसरा विशेषता समझिएगा, मूल अधिकार जो है ना, कुछ नकारात्मक है तथा कुछ सकारात्मक है। अब आपके मन में उठ रहा होगा, सर ये नकारात्मक क्यों है, सकारात्मक क्यों है। आपको पहले ये समझना है कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो नकारात्मक है और कुछ मूल अधिकार सकारात्मक है। देखिए, नकारात्मक क्यों बोला गया है, जो स्टेट का अथॉरिटी है ना, उस पर ये लिमिटेशन डालते हैं। क्या मतलब कि रेस्ट्रिक्शन डालते हैं। वो मूल अधिकार क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन डालता है, इसलिए उसको किस में डाल दिया गया है, नकारात्मक में। और जो रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता है उसको किस में डाल दिया गया है, सकारात्मक में। तो ऐसे हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि अच्छा, हमारे कुछ मूल अधिकार जो है नकारात्मक है और कुछ मूल अधिकार सकारात्मक है। चौथा विशेषता समझिएगा, जो मूल अधिकार है ना, वो सीमित होते हैं। सर इसका क्या मतलब, देखो, अब आपको संविधान ने मूल अधिकार तो दे दिया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको मूल अधिकार असीमित मिला, नहीं, सीमित है। मतलब क्या, आपको जो मूल अधिकार प्राप्त है ना, उस पर सरकार चाहे, मतलब जो राज्य चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। आपको इतना याद रखना है, मूल अधिकार असीमित नहीं, सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और राज्य जो है ना, चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। देखिए इसका मतलब क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। एक चीज तो समझ में आ गया होगा, अच्छा मूल अधिकार सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते हैं, मतलब राज्य उस पर क्या प्रतिबंध लगा सकती है। तो हाँ, राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। कैसा प्रतिबंध होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाना होना चाहिए, जो मन में है वो प्रतिबंध लगा दिए, ऐसा नहीं।
वरना आपका चचा बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट, तोड़ देना, अवैध घोषित कर देगा। समझे ना? कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। जो आप आधार बताएंगे जिस कारण पे लोगों का मूल अधिकार को असीमित करिएगा, ठीक है ना, सीमित करिएगा सॉरी, तो वो आपका आधार जायज होना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। राइट? तो 4 हो गया। 5वां, मूल अधिकार जो है ना परमानेंट नहीं है। मूल अधिकार जो है परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि संसद चाहे तो मूल अधिकार का कटौती कर सकती है। मतलब कि अगर संसद चाह दे तो आपके मूल अधिकार में कटौती कर सकती है, लेकिन एक शर्त है कि जब मूल अधिकार में कटौती करेगी तो याद रखिएगा एक बात, कि वो मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं करेगी। मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। हाँ, आपके मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, काट सकती है, लेकिन किसको छोड़ के? मूल ढांचा को। तो हमने 5 विशेषता पढ़ा। आइए 6ठा विशेषता समझने चल रहे हैं। राइट ना? 6ठा समझना, देखो बात समझना। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट? ले लिए? 5 पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिएगा 6ठा विशेषता। छठा विशेषता ये है कि जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये आप जानते हैं, ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है, कितने बार, कि मूल अधिकार की गारंटी एवं सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। ये था हमारा 6ठा विशेषता। 7वां समझिएगा। 7वां ये है ना कि देखिए, कुछ मूल अधिकार ना अपने आप लागू हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार स्वयं खुद प्रभावी या लागू होते हैं। लागू होते हैं मतलब उनको लागू करने के लिए, प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार है, यह बात याद रखेगा, बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। कुछ ऐसे मूल अधिकार है, कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो खुद से लागू नहीं होते हैं, बल्कि उनको लागू करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। उनको प्रभावी बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? कानून बनाना पड़ता है। कानून बनाना पड़ता है। कुछ तो अपने आप लागू है, प्रभावी है, कुछ को लागू करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? कानून। राइट ना? तब जाके वो प्रभावी होते हैं। और जब मैं आपको जब चैप्टर के अंदर जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन सा मूल अधिकार है। राइट? अभी विशेषता पढ़ा रहा हूं। 8वां समझिएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर देश में न मूल अधिकार, सॉरी, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, क्या लग जाए? राष्ट्रीय आपातकाल, तो क्या आपका मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके मूल अधिकार हैं वो सब निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। राइट ना? अब यहीं पे एक खास बात है, मैं चाहता हूं आप वो जानें, समझो इस बात को। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल ना, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पे लगता है। कितने आधार पे लगता है? 3 आधार पे। हो सकता है युद्ध हो गया हो सकता है बाहरी आक्रमण हो गया हो, राइट ना, या हो सकता है सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। सशस्त्र विद्रोह, इसको बोलते हैं आंतरिक विद्रोह। क्या बोलते हैं? आंतरिक विद्रोह। बात को समझिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कितने आधार पर लागू होते हैं? 3। युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, राइट ना, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह हो गया। तो देखिएगा, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है ना, तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब मूल अधिकार क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका, इस बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज,
मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है किस आधार पर, सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक विद्रोह के आधार पर, तो 20 और 21 तो जिंदा ही रहेगा, साथ साथ 29 भी जिंदा रहेगा, मतलब वो निलंबित 19 भी निलंबित नहीं होगा। बात को समझिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा आप लोग, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह के आधार पर हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है किस आधार पर, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह पर, तो एक बात याद रखेगा, अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। कब, जब आपातकाल किस आधार पर लगा हो, आंतरिक आधार पर, या इसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह, राइट ना, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत पूछता है, राइट, क्लियर। तो ये था हमारा क्या, मूल अधिकार की विशेषता। मैं चाहता हूं आप लोग क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट ना, ले लिए। ये बात क्लियर हुआ ना आप लोगों को कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बाबू अनुच्छेद 12। अब आओ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। राज्य है क्या, राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा में आएगा कौन, तो याद रखिएगा, जो भी संस्था कानून बनाती हो, कानून बनाती हो एवं कानून लागू करती हो, याद रखिएगा, कोई भी संस्था जो कानून बनाती है और कानून लागू करती है वो राज्य में शामिल हो जाएगी, राज्य के परिभाषा में आ जाएगी। किस में शामिल हो जाएगी, राज्य में। जैसे देखिए, संसद कानून बनाती है कि नहीं बनाती है, बनाती है ना, तो संसद क्या है, राज्य है। केंद्र सरकार लागू करवाती है, केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार क्या है, राज्य है। दूसरा, राज्य विधानमंडल राज्य है। राज्य सरकार भी क्या है, राज्य के परिभाषा में आ जाएगी। स्थानीय सरकार भी आ जाएगी, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन है, पंचायत, मुखिया तुखिया सब, पंचायत, नगर पालिका ना, जिला बोर्ड, जिला बोर्ड, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। और देखिए राज्य के अंतर्गत कौन आएगा, चौथा, वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था। कोई ऐसी संस्था है जो वैधानिक है और गैर संवैधानिक संस्था है, तो वो भी राज्य के परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। जैसे एलआईसी राज्य के परिभाषा में आती है, ओएनजीसी राज्य के परिभाषा में आती है, सेल राज्य के परिभाषा में आती है, राइट ना। अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। मान लीजिए कोई एक ऐसी संस्था है, ठीक है ना, प्राइवेट संस्था है। कैसी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, जो राज्य के लिए काम कर रही है, प्राइवेट संस्था है, लेकिन किसके लिए काम कर रही है, राज्य के लिए काम कर रही है। तो क्या वो राज्य के परिभाषा में शामिल होगी, तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो भी राज्य के परिभाषा में शामिल होगी। यानी ये प्राइवेट संस्था किसके परिभाषा में आ जाएगी, राज्य के परिभाषा में। यानी ये सारा चीज राज्य के परिभाषा में शामिल हो जाता है। तो ये था हमारा कौन, अनुच्छेद 12। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट ना, ले लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 13, मोस्ट, आइए देखिएगा, इंपोर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 13। तो आओ मेरे बाबू देखो, आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 बहुत प्यार से समझना। आर्टिकल 13 कहता है
कोई कानून है जो मूल अधिकार से खिलवाड़ कर रहा है, खेल कर रहा है या असंगत है, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 कहता है कोई कानून है जो आपके मूल अधिकार से खेल कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है या मूल अधिकार से असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि अवैध घोषित कर दिया जाएगा। मतलब वो लागू होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखिएगा, अनुच्छेद 13 ना न्यायिक समीक्षा की बात करता, मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। बहुत एग्जाम में पूछता है जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13 ना जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की बात करता है। कानून बन के गया, ठीक है ना, आपको लगता है कि वो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा कि क्या सही में ये मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, राइट ना। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के भी पास है और हाई कोर्ट के भी पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली है वो अनुच्छेद 32 से मिला है। किससे मिला है? 32 से। और जो हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिला है वो अनुच्छेद 226 से। बहुत एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है, राइट। यानी हाई कोर्ट के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। और न्यायिक समीक्षा की बात कौन करता है? अनुच्छेद 13। कोई अनुच्छेद 13 कहता है कोई भी कानून जो आपके मूल अधिकार के खिलाफ जा रहा हो उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसे अवैध कर दिया जाएगा, राइट। तो अब समझना अनुच्छेद 13, और इसको थोड़ा मैं विधिवत समझाना चाहता हूं, राइट ना। मान लीजिए संसद कोई कानून बनाई, संसद क्या बनाई? कानून, और वो कानून मूल अधिकार से खेल कर रहा है। खेल कर रहा मतलब असंगत है, असंगत है, तो वह कानून रद्द कर दिया जाएगा। कानून क्या हो जाएगा? रद्द। सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगी? रद्द कर देगी, राइट ना। ये कहता अनुच्छेद 13, राइट। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब देखो ना, अनुच्छेद 13 में एक बात लिखा, उस पर गौर करना। कह रहा है कोई कानून, तो यहां पर कोई कानून है, इसमें कौन कौन सा कानून शामिल हो सकता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अनुच्छेद 13 का, ध्यान से प्लीज समझना सब। कह रहा है कोई कानून, इस कोई कानून में कौन कौन सा शामिल होगा? तो देखो कौन कौन शामिल होगा कोई कानून में, ठीक है ना। संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून। यानी यहां पर जो कानून लिखे ना, उस कानून में कौन शामिल है? संसद द्वारा बनाया गया कानून या राज्य सरकार की जो राज्य विधानमंडल उनके द्वारा कोई बनाया गया कानून, ठीक है ना। दूसरा समझना, अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, अध्यादेश ये भी कानून है। अगर ये या ये आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, आपके मूल अधिकार से असंगत है, तो इन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो अभी और समझ लीजिए कि इस कोई कानून में कौन कौन शामिल होगा। तो एक तो समझ गया, संसद वाला कानून शामिल होगा, राज्य विधानमंडल वाला कानून शामिल होगा, अध्यादेश भी जो है वो भी शामिल हो सकता है। तीसरा है आदेश, तीसरा क्या है? आदेश। चौथा है कस्टम या प्रथा, कोई ऐसी प्रथा है जो कानून का बल रखती है, जो कानून का बल रखती है। तो इन सभी कानून द्वारा, इन चारों में से किसी भी कानून के द्वारा, अरे गांव देहात में समझ ना, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती है जो कानून का बल रखती है। अगर आप नहीं मानते, गांव के लोग आपको सजा देने लगते हैं, और वो अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो भी इस कानून शब्द के दायरे में आएगा, तो उसे भी अवैध घोषित किया जा सकता है, राइट ना। तो ये चारों बात शामिल होते हैं। तो अब एक खास बात मैं अनुच्छेद 13 के बारे में बताने जा रहा हूं, आप लोग को बहुत मजा आएगा। देखिएगा अनुच्छेद 13 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है। एक काम ना करिए, छोड़िए, बाद में करिएगा। आइए अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है ना, संविधान में संशोधन न कानून नहीं माना जाएगा। इस बात को समझना, संविधान में संशोधन क्या नहीं माना जाएगा? कानून को हिंदी में बोलते हैं विधि,
राइट ना, ये भी याद रखेगा, कहीं कानून लिखता है कहीं विधि लिखता है। संविधान में संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या, जब कानूने नहीं मानेंगे तो क्या उस संविधान में जो संशोधन उसको आप चैलेंज कर सकते हैं अनुच्छेद 13 के तहत? नहीं ना, यानी आप उसे अवैध घोषित कर सकते हैं? नहीं ना, कि वो खुलेआम कह रहा है अनुच्छेद 13 का यह मानना है कि जो संविधान में संशोधन होता है वो कानून नहीं माना जाता है, मतलब कि उसे आप रद्द नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इस कानून शब्द में आएगा तब ना आप बोलेंगे, वो तो आता ही नहीं है। ये अनुच्छेद 13 का मानना था, समझा ना? अनुच्छेद 13 का था संविधान में संशोधन कानून नहीं माना जाएगा, इसलिए उसे रद्द नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला 1973 में फैसला दिया। देखिए यह फैसला क्या देगा, बहुत प्यार से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला 1973 में यह फैसला दिया कि, देखिए क्या दिया कि संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है, संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। कब? प्रश्न उठता है कब? तो अगर वह संशोधन याद रखिएगा वैसे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, वैसे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है जो मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल ढांचा का हिस्सा है। अब इसको प्यार से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला 1973 में यह फैसला दिया कि संविधान में जो संशोधन हो रहा है उसे भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन कब चुनौती दीजिएगा? जब वो जो संशोधन है ना वैसे मूल अधिकार का, सभी मूल अधिकार का नहीं, वैसे मूल अधिकार का उल्लंघन किया हो जो आपके मूल ढांचा का क्या है, हिस्सा है, तो उस संशोधन को चुनौती दी जाएगी और वो संशोधन रद्द कर दिया जाएगा। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो इसको दूसरे भाषा में समझना। एक काम ना करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, राइट? अब एक बार मैं फिर दोहराता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला 1973 में यह फैसला दिया कि संविधान संशोधन को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कब? वो जो संशोधन हो ना वैसे मूल अधिकार का उल्लंघन करे जो मूल ढांचा का क्या है, हिस्सा है, राइट? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला पॉइंट समझिएगा, बात को समझिएगा। यहां से एक बात निकल के आई, मतलब क्या? संसद को यह शक्ति है कि आप मूल अधिकार में संशोधन करिए, मूल अधिकार में क्या करिए, संशोधन कर सकती है संसद। याद रखिएगा, संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन सबको नहीं, उनको छोड़ करके संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना? परंतु वैसे मूल अधिकार का नहीं, मूल अधिकार का नहीं जो मूल ढांचा का हिस्सा है। अब समझ ना? इससे मतलब ये निकला कि देखिए संसद के पास ये शक्ति है कि वो मूल अधिकार में संशोधन करे, लेकिन संसद केवल उन्हीं मूल अधिकार का संशोधन करेगी जो मूल ढांचा का हिस्सा नहीं है। अगर वो मूल ढांचा के हिस्सा के संशोधन कर रहे हैं तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है, राइट ना? तो ये था हमारा कौन, अनुच्छेद 13। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक ना? तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, राइट? मिलते हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।